Hello everyone, myself is Gaurav Kumar Singh and welcome to my channel Exploration Physics Classes. Dear students, हम लोग एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कल के वीडियो तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम को क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टूडेंट्स आपका दिया है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना को वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। यानी आवेश संरक्षण के नियम को हमने शुरुआत के वीडियो में आप लोगों को ब्रीफली डिस्कशन करके समझाया था, तो आप वहां से उस वीडियो पे जाके देखिएगा कि आवेश संरक्षण का क्या नियम है। हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में जो आपको दे रहा है कि किसी कांच की छड़ को अगर रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे अब मान लेते हैं यह हमारा कांच का छड़ है और यह हमारा क्या है, रेशम का कोई टुकड़ा है। तो घर्षण से पहले यानी इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से पहले यह दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। यानी घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। मतलब क्या है, घर्षण से पहले जो टोटल उनके आवेश की बात की जाएगी तो कुल आवेश घर्षण से पूर्व कुल आवेश कब की बात की जा रही है, घर्षण से पहले। तो जब कुल आवेश की बात हम करेंगे तो कुल आवेश भी उस समय कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं कैसी हैं, उदासीन हैं। अब बात करते हैं घर्षण के बाद। घर्षण के बाद दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, तो आपसे क्वेश्चन में कह दिया घर्षण के बाद दोनों वस्तुएं कैसी हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। तो आवेशित होने का मतलब क्या है, दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं। अब देखिए कैसे कहा जाएगा, जब इस कांच की छड़ को इस रेशम के टुकड़े से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन इस रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब फिर कहता है कि जब इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं तब उस समय कांच हमारा कैसा हो जाएगा, धन आवेशित। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, क्योंकि इसको हमने ब्रीफली आपको शुरुआत की वीडियो में अच्छी तरीके से बताया हुआ था। तो वहां पे आपको एग्जाम्पल दे के भी बताया गया था, तो आज मैं फिर यहाँ से बता देता हूँ। अगर ये हमारा कांच का छड़ है, कांच का छड़, और ये हमारा क्या है, रेशम का टुकड़ा है, और दोनों वस्तुओं को जब आपस में हम रगड़ते हैं या दोनों वस्तुओं पे घर्षण उत्पन्न करते हैं, तब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे कांच की छड़ में चले जाते हैं। तब जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है उस वस्तु को हमेशा हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वह क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको मैंने शुरुआत में ही बताया था, आपसे शुरू में कहा हूं, वहां वीडियो जाके देखिएगा। बस मैं यहाँ पे आपको लॉजिकली समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना है। तो जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तब कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, रेशम के टुकड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम का टुकड़ा क्या होता है, ऋण आवेशित। इस प्रकार घर्षण के बाद इन पर कुल आवेश, तो देखो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जब दोनों को हम कुल चार्ज करेंगे तो क्या कहा जाता है, Q = Q1 + Q2। देखो एक मान पॉजिटिव है यानी प्लस Q1 और एक मान नेगेटिव हो तो माइनस Q2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। यानी देखो घर्षण से पूर्व भी कुल आवेश कितना था, 0 था, और घर्षण के बाद भी कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो अब इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा कि घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं उदासीन होती हैं, तो उनपे टोटल चार्ज क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। और घर्षण के बाद भी दोनों वस्तुएं हमारी क्या होती हैं, 0 होती हैं,
क्योंकि कुल आवेश उसमें कितना मिला है, 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण से पूर्व तथा घर्षण के बाद उन पर कुल आवेश कितना है, 0 है, जिसके तथ्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो मैंने आपको ओरली बोला है उस चीज को मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो ओरली बोला है उसी वर्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे आंसर लिख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 2 आंसर मैंने लिखा है, जो भी मैंने आपको बताया है उसको 2 तरीके से लिखा गया है। तो पहला जो लिखा गया है कि घर्षण द्वारा आवेशन की घटनाएं आवेश संरक्षण नियम के साथ पूर्ण सामंजस्य रखती हैं। जब इस प्रकार की किसी घटना में 2 उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है, यानी वस्तु को रगड़ने से पहले हमें क्या बताया था, वहां पे उदासीन होती है। तो उदासीन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुएं कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। मैंने आपको वहां पे ड्राइव करके दिखाया भी है, अर्थात उनका कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। इस प्रकार के सभी प्रेक्षणों में सदैव यह पाया गया है कि एक वस्तु पर जितना धन आवेश आता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋण आवेश आता है। इस प्रकार घर्षण द्वारा आवेशन के बाद भी दोनों वस्तुओं का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। यानी जितना आवेश ऋण आवेशित होता है उतना ही आवेश क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो मैंने बताया एक प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। तो टोटल आवेश हमारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। उसी वर्ड को यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी एक तरीके से समझा जाए ऐसे तो परिमाण में दोनों आवेश समान होंगे लेकिन दिशाएं उनकी क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। यानी एक पॉजिटिव चल रहा है तो दूसरा नेगेटिव चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी वर्ड को दूसरे प्रकार से भी लिख दिया गया है जो आपके सामने यहाँ लिखा गया। तो मतलब वही है, पढ़कर टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। फिर इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम 6वां क्वेश्चन पे चलते हैं और 6वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। 6वां बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कहा जाए कि सबसे बेटर क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्ट मिलेगा इसमें। देखिए कहता है कि 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। अवस्थित का मतलब स्थित है। तो कहता कि कोई वर्ग है। तो पहले हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, वर्ग, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह दिया है कि ABCD हमारा क्या है, कोई वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजाओं को यह कितना सेंटीमीटर बोला है, 10 सेंटीमीटर। यानी AB हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। AB कितना होगा, 10, AB कितना होगा, 10 और AB कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और इस वर्ग का नाम दे दिया है ABCD। तो हम नाम दे देते हैं ABCD। अब यह ABCD आप कहीं पे भी ले सकते हो, ABCD यानी कहीं रख सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब देखो कहता है कि अब इनके शीर्षों पर हमारे चार्जेस क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो अब चार्ज को हम रख देते हैं। तो जो शीर्ष हमारा ए है इस वर्ग का, उस पे जो हमारा चार्ज रखा गया है वो रखा गया है 2 माइक्रोकूलम और इस पे जो चार्ज रखा गया है इस पे रखा गया -5 माइक्रोकूलम और फिर इस सी पे जो चार्ज रखा गया है उस पे रखा गया है 2 माइक्रोकूलम और इस पे जो चार्ज रखा गया है -5 माइक्रोकूलम का आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, बहुत प्रीवियस कक्षाओं में पढ़े होंगे आप लोग, कि यह एक वर्ग है। तो इस वर्ग का विकर्ण, तो इस वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, एक विकर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, A से C हो जाएगा और दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, D से B हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक इस वर्ग का क्या बना दिया, विकर्ण बना दिया। और यह दोनों रेखाएं जहां पर काटती हैं उस बिंदु को हम कह देते हैं कि वह बिंदु क्या होगा, वो। अब उसके आगे पढ़ते हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। अब कहता है इस वर्ग का केंद्र, इस वर्ग का केंद्र देखो, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बिंदु O पर, यही इस वर्ग का क्या होगा, केंद्र होगा। और इस केंद्र पर हमारा 1 माइक्रोकूलम का कोई आवेश रखा है। तो कहता है कि इस पर इन आवेशों के कारण कितना बल होगा।
तो बहुल आवेशों के लिए हमने आप लोगों को डेरिवेशन करवाया था कि अगर एक से अधिक होते हैं तो सभी को हम जोड़ के क्या कर देते हैं, मान निकाल लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 आवेश है, यानी एक से अधिक है, तो अब सब पे हम फोर्स निकाल के पार्ट वाइज और सारे फोर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो पर हमारे कितने फोर्स लगेंगे। अब देखो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, तो अब इसको सोल्यूशन हम देने के लिए यहाँ लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। अब देखो वर्ग का विकर्ण स्टूडेंट्स दो है, एसी भी है और डीबी भी है, तो हम दोनों को ले लेते हैं क्योंकि भुजाएं सारी क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। तो यहाँ पे विकर्ण कौन कौन सा है, एसी है और बराबर क्या है, डीबी है, यानी जितना मान एसी का होगा उतना ही मान डीबी का होगा। क्लियर है, तो एसी बराबर डीबी बराबर। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे कि भुजा गुणे अंडर रूट में 2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुणे अंडर रूट में 2। अब देखो भुजा कह रहा है ना, तो भुजा देखो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये वर्ग की भुजाएं हैं। तो वर्ग की भुजा को कह दिया कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यानी अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा भुजा कितना हो जाएगा 10 और करनी में 2, और ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी जो ए से सी तक का मान है 10 करनी में 2, जो डी से बी तक का मान है 10 करनी में 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमको कहा है इस वर्ग के इस केंद्र पर मान निकालना है, तो यानी केंद्र से इस आवेश पर, केंद्र से इस आवेश पर, केंद्र से इस आवेश पर, केंद्र से इस आवेश पर हम पार्ट वाइज फोर्सेस निकालेंगे और सारे फोर्सेस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो उसके लिए पहले क्या करना है, तो पहले हमको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी होगी, क्योंकि कूलॉम के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि इनके बीच की दूरी, देखो एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। फिर वैसे ही इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी, वैसे ही इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी, यानी अब इस बिंदु से सारे आवेशों के बीच की दूरी निकाला जाए। तो अब हम लिख सकते हैं कि देखो O से A है, यानी O से A ये बराबर होगा किसके, O से C के होगा। क्लियर है, फिर बराबर O से B के भी होगा, बराबर O से D के होगा। यानी ये सारी अंदर की जो भी भुजाएं हैं ये सारी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो अब देखो जब OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं कि अब यह पूरी 10 करनी में 2, यह पूरा 10 करनी में 2, तो यानी अब देखो यह आधे आधे पार्ट पे सब क्या है, स्थित है। यानी अब जब हम OA OB OC और OD का मान निकालेंगे तो हम क्या कह देंगे, 1/2 गुणे यहाँ लिख देंगे वर्ग का विकर्ण। तो देखो वर्ग का विकर्ण हमारा कितना आया है, 10 करनी में 2 आया है। तो अब हम लिख देंगे 1/2 इंटू 10 अंडर रूट में 2। अब देखो 2 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, यानी 5 अंडर रूट में 2, और किस में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लिख सकते हैं, देखो अब सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो अब यहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 5 अंडर रूट में 2 इंटू 10⁻², और किस में हो जाएगा, ये मीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये सब पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारा इस OA का मान कितना आ गया, 5 करनी में 2 और गुणे 10 के पावर -2। अब उतना ही हमारा इसके लिए भी होगा, 5 करनी में 2 इंटू 10 के पावर -2। क्लियर है, ऐसे सारा हो जाएगा हमारा 5 करनी में 2 और 10 के पावर -2। क्लियर है, ऐसे ये भी हमारा हो जाएगा और सारी हो जाएंगी। क्लियर है इतना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस पे हम इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जब हम कूलॉम का नियम बताया तो वहां पे मैंने 2 फिगर आपको बनाया था। एक हमने बताया था कि अगर +Q1 है और दूसरा हमारा क्या है, +Q2 है, तो इन पे जो फोर्स लगता है Q1 के लिए हमने बताया था फोर्स ऐसे लगेगा और Q2 के लिए फोर्स ऐसे, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। तो अब देखो जब प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को रेपल करेगा, यानी दूर भेजेगा। देखो
अब यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम है, 2 माइक्रोकुलाम है, इस पे जो फोर्स होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, लेकिन परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के चार्ज हमारे यहाँ पे देखो क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो अब यहाँ अंदर जो हमने डिस्टेंस लिखा है इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं, थोड़ा सा फिगर अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा इससे, तो इसको हम ऐसे रिमूव करते हैं। बस आपको बताने समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि जो सारी दूरियां हैं, यह दूरियां हमारी 5√2 और इंटू 10 के पावर कितना है, -2। अब किसमें आ गया, हमारा मीटर में आ गया है। क्लियर है? तो अब देखो तो जब प्लस प्लस होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखो प्लस ए बी है, प्लस ए बी है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी इसके लिए हमारा फोर्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इस फोर्स को हम क्या देते हैं, एफ ओ ए। देखो ओ से ए पे है ना, क्या ऐसे कर लो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ए ओ, ए ओ। क्लियर है? अब इसके लिए जब हम फोर्स की बात करेंगे तो इसका फोर्स कुछ ऐसे होगा, इसके अपोजिट होगा, तो यह फोर्स कितना हो जाएगा, एफ सी ओ। क्लियर है? समझ में आ गई होगी। इसके लिए फोर्स हमारा कितना हो गया, एफ ए ओ हो गया, और इसके लिए फोर्स कितना हो गया, एफ सी ओ या ओ सी। एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने से दूर भेजेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सेम चीज हमने बताया था कि अगर यही चार्जेस हमारे माइनस में हो और ये भी क्या हो, माइनस में हो, तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, देखो यही दोनों चार्ज हमारे हैं, तो अब देखो अब यह माइनस है तो यह अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ऐसे कुछ होगा। यह तो हमारा यह पॉन के लिए हो जाएगा। क्लियर? और ये भी हमारा क्या है, माइनस है, तो फोर्स अपनी ओर रोटेट करेगा, यानी कुछ ऐसे हमको दिखेगा ये F2 की। यानी देखो दोनों परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशाएं की क्या है, विपरीत है। अब वही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ -5 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे भी कितना है, -5 माइक्रोकुलम है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब इसके लिए हमारा इनका डायरेक्शन क्या होगा, देखो अब यह है तो फोर्स को अपनी ओर खींचेगा, यानी इसका डायरेक्शन यह होगा, इसको हम कह सकते हैं FOB, यानी यह OB के लिए हो गया और यह OD के लिए हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा FOD। इतनी बात हमारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब चूंकि 5 माइक्रोकुलम विथ माइनस साइन यहाँ पे भी है, 5 माइक्रोकुलम विथ माइनस साइन यहाँ पे भी है, और हमको निकालना किस पे है, इसके सेंटर O पे, जिसपे 1 माइक्रोकुलम के चार्ज रखे गए हैं। तो अब 1 माइक्रोकुलम चार्ज के लिए जब हम निकालेंगे फोर्स, तो अब इस पे भी निकालेंगे, इस पे भी निकालेंगे, क्योंकि जितना वैल्यू इस पे आएगा उतना ही वैल्यू इस पे आएगा। बल इसमें परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, बस दिशाएं की क्या होती हैं, विपरीत। तो हम एक पे निकालते हैं, इस पे भी एक पे निकालते हैं, सेम हमारा इन दोनों पे हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि परिमाण में बराबर होते हैं और दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत। आपको फिगर में दिख रहा होगा, और कूलॉम के नियम में स्पष्ट रूप से आप लोगों को बताया गया था। तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले देखो, अब इस केंद्र O पर अब इसके लिए हम निकालते हैं बिंदु A के लिए बल, या उसी को कहते हैं वैद्युत बल। तो अब उतनी आप लोग जानकारी है, मैं बस आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ कैसे लगता है। तो जो बल हो जाएगा, देखो इसके लिए जो बल हमारा कितना है, FAO है। तो अब यहाँ लिख देंगे हम वेक्टर FAO बराबर, फार्मूला में क्या पड़ा हुआ है, 1/4πε0। तो हम सीधे मान रख देते हैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। देखो Q1 का मान कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकुलम, और Q2 का मान 1 माइक्रोकुलम। तो यहाँ लिख देंगे Q1 × Q2 और अपन R²। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ निकाला गया है, OA। तो देखो OA, OC, OB, OD सब आपस में बराबर हैं, और इनका जो मान निकाला गया है 10 करने में 2 × 10⁻⁶। तो अब यहाँ लिख देंगे हम, वेरी सॉरी, 5√2 × 10⁻²। तो अब यहाँ लिख देंगे हम 5√2 × 10⁻² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है?
तो अब इसके बाद से देखो हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो एफ ओ ए बराबर, ये बराबर हो जाएगा देखो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, अब देखो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, और यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइक्रोकुलाम का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5 × 25 दूनी 50, यानी नीचे हो जाएगा 50 और गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर है? देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और करनी में 2 का करेंगे तो 2, तो 25 दूनी 50, तो 50 लिख दिए, और 10 की पावर -2 की पावर 2 है, तो जब घातों के ऊपर घात होते हैं तो गुणा कर दिया जाता है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब फिर आगे हम कर देंगे इसको, वेक्टर एफ ओ ए बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे 10। अब यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम है, तो 1 माइक्रोकुलाम में 10 की पावर -6 कुलाम होते हैं, तो अब इसको हम लिख देंगे 10 की पावर -6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर -4 के। अब फिर यहाँ से लिख देंगे एफ ओ ए इक्वल टू, अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा, इसको काट दिया जाए, देखो इससे ये कटेगा कितनी बार में 25 बार में, और जब 25 से हम 9 में डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 0.36 से, यानी जब हम 9 में 25 से भाग देंगे तो 0.36 बार में कटेगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.36 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -12, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा +4 से लिख सकते हो वेक्टर एफ ओ ए इक्वल टू, देखो अब यहाँ लिखेंगे 0.36 इंटू, देखो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, तो आइए ऐड किया जाए। देखिए 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 13, और 10 की पावर यहाँ पे -12 है तो -12, तो देखो जब फिर बेस बराबर तो पावर को ऐड करेंगे तो 13 में -12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 13 में से 12 घटेगा तो 1 बच जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ ओ ए इक्वल टू 0.36 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 का मतलब 10 हो जाएगा, और जब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3.6 के। और क्या निकाल रहे हैं हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम कहेंगे कि किस डायरेक्शन में निकला है, तो देखो ओ ए के लिए कहा गया है, तो ओ ए, तो देखो ओ ए यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यह ओ ए किस डायरेक्शन में है सी के डायरेक्शन में है, यानी हम लिख देंगे ओ से सी के डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आगे, यहाँ पे लिख देते हैं ओ सी के अनुदिश। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी ओ से सी के अनुदिश हमारा है एफ ओ ए का मान निकाला गया है। अब सेम यही बल का मान हमारा किसके लिए निकलेगा एफ ओ सी के लिए निकलेगा, और वह किस डायरेक्शन में होगा ओ से ए के अनुदिश में होगा। तो इतनी बात नोट करिए, फिर हम आगे इरेज करके बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ से हमारा मान निकल गया तो हमने बताया है कि इसके लिए भी फोर्स हमारा उतना ही होगा, इसके लिए भी फोर्स हमारा उतना ही होगा, बस दोनों की दिशाएं क्या होंगी विपरीत होंगी। तो अब हम लिख सकते हैं ऐसे ही सिमिलरली अब देखो हमारा किसके लिए निकालना है ओसी के लिए, तो जो वेक्टर एफ ओ सी आएगा ये भी बराबर आएगा किसके एफ ओ ए के, तो बराबर किसको हो जाएगा माइनस एफ ओ ए के, यानी दोनों परिमाण में समान होंगे, बस दिशाएं क्या होंगी विपरीत होंगी। तो इसका जो साइन होगा वो साइन कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी एफ ओ सी के लिए सारा प्रोसीजर हम ऐसे ही करेंगे। तो लास्ट में हम लिख देंगे क्योंकि दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या है विपरीत है, तो जब दिशाएं विपरीत होंगी यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेम यही काम हम करेंगे, लास्ट में जाकर हम लिख देंगे कि यह जो एफ ओ ए होगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ओ सी, कूलाम के सदिश रूप में इस चीज को हमने बताया था। तो वहां पर भी आप वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं। अब ऐसे सेम वर्क हम निकालेंगे किसके लिए, इस 5 माइक्रोकूलाम के लिए और इस 5 माइक्रोकूलाम के लिए। तो एक के लिए हम निकालेंगे, दूसरे के लिए भी मान हमारा सेम निकलेगा और परिमाण में समान होगा, बस दिशाएं क्या होंगी विपरीत हो जाएंगी। तो इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको भी
सॉल्व कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। क्लियर है? अब हम किसी एक के लिए निकालते, चाहे इस पॉइंट बी के लिए निकालना है, चाहे पॉइंट डी के लिए निकालना है, परिमाण में समान होंगे, बस दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो अब यहां से हम लिख देंगे, देखो बी बिंदु के लिए, तो देखो इस बिंदु बी के लिए हमारा फोर्स कितना है? एफ ओ बी। तो हम निकाल देंगे यहां से एफ ओ बी। हम लिख देंगे कि 1/4 का मान डायरेक्ट हम लिख देते हैं 9 × 10⁻9 × Q1 Q2। तो देखो Q1 Q2 यानी एक हमारा क्या है, किसके लिए निकाला जा रहा है? पॉइंट बी के लिए। तो कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम × 1 माइक्रोकूलम। क्लियर है? सेम प्रोसीजर वही चल रहा है। तो अब यहाँ से और अपान क्या होता है? आर स्क्वायर। तो आर का मान 5√2 × 10⁻2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हम लिख देंगे फिर 9 × 10⁻9 × 5 1 या 5, और देखो यहाँ पे माइक्रोकूलम का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही चीज है, माइक्रोकूलम का स्क्वायर होगा तो 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ का स्क्वायर। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 10⁻⁶ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, अपान नीचे हमारा वही हो जाएगा 50 और गुणे 10⁻⁴ के हो जाएगा। अब जब 50 गुणे 10⁻⁴ हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो 5 से 10 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁹ गुणे 10⁻⁻12, और नीचे हो जाएगा हमारा 10 गुणे 10⁻⁴ के हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे इससे तो 0.9 टाइम्स में कटेगा। क्लियर? इसके बाद से हो जाएगा 0.9 × 10⁻9 × 10⁻⁻12 अब यह ऊपर आएगा तो माइनस और ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए जब आधार बराबर होते तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13, और 13 में से 12 निकलेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1 × 10⁻1, और 10⁻1 का मतलब 10, और जब इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 9, और एक इसमें आ जाएगा हमारा न्यूटन में। और इसका डायरेक्शन देखो किधर से है? ओ से बी की ओर है। तो हम लिख देंगे ओ बी दिशा की ओर। क्या लिख दिया जाएगा? देखो ओ से बी की ओर है ना, तो ओ बी दिशा की ओर हो जाएगा। अब इसके बाद सेम जितना बल का मान इस पे आया है उतना ही बल का मान इस पॉइंट डी पर भी आएगा, लेकिन बस दिशाएं क्या होंगी? इनकी विपरीत होंगी। देखो दोनों की दिशा क्या है? अपोजिट। दोनों की दिशाएं अपोजिट, तो दोनों की दिशाएं अपोजिट है, यानी साइन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो अब इस फिगर को भी हम इरेज कर देते हैं। फिगर का वर्क हमारा खत्म हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से जितना हमारा ओबी का मान आया है उतना ही मान ओडी का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली ऐसे हम निकाल देंगे वेक्टर एफ ओ डी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वेक्टर एफ ओ बी के हो जाएगा। अब इसको हम क्या बना देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे कहा था कि उस वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलम पर कितने बल होंगे? तो अब हम यहाँ लैंग्वेज लिख देंगे वर्ग के केंद्र पर कुल बल। तो कुल बल हमारा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू, अब देखो कितने बल निकले हैं? 1 2 3 4, क्योंकि 4 शीर्ष थे, चारों पे हमारे आवेश थे, तो चारों के लिए 4 बल निकलेंगे। 1 2 3 4, तो चारों को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो देखिए F ओ सी प्लस एफ ओ ए प्लस एफ ओ डी प्लस एफ ओ बी। अब सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा इस पॉइंट ओ पर सारे फंस जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखो अब जो मान हम लोग 1 और 2 से निकाला उस मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। देखो ओसी का मान कितना है? माइनस एफ ओ ए। इस ओसी के जगह पे क्या रख देंगे हम? माइनस एफ ओ ए। तो माइनस एफ ओ ए प्लस एफ ओ ए प्लस, अब देखो इस ओडी के जगह पे हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ एफ ओ बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ एफ ओ बी, और एफ ओ बी है तो एफ ओ बी हम जैसे है वैसे लिख देंगे। तो अब देखो क्या होगा? एफ ओ ए से एफ ओ ए कैंसिल, एफ ओ बी से एफ ओ बी कैंसिल, तो क्या बचा? 0, यानी एफ का मान उस वर्ग के केंद्र पर कितना हो जाएगा?
0 न्यूटन का हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि उस वर्ग के केंद्र पर कितना फोर्स लगेगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से सारे बल को जोड़ दिया जाता है। अब देखो ए और बी से, सॉरी 1 और 2 से हमने मान निकाला है। यहाँ पे इक्वेशन 2 कर लीजिएगा। ये इक्वेशन 2 से और इक्वेशन फर्स्ट से हमने मान को निकाला था। अब उसी मान को यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो हमसे ये पूछा गया था कि उस वर्ग के केंद्र पर कितना बल आरोपित होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद से जो वीडियो हमारा बनेगा और इसके बाद से स्पीड हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक प्रॉब्लम थी जिसपे थोड़ा सा हमने टाइम इसलिए दिया कि आप लोग का दिमाग खुल जाएगा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद से बस मैं आपको इंडिकेट करते जाऊंगा, आप लोग घर पे कैलकुलेशन करते जाइएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपको गुड डे, गुड बाय। और घर पे रह के आप लोग पढ़ाई करिए, बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन बना के अपनी स्टडी को करते रहिए। पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं, वही हमारे लाइफ का एक उद्देश्य है कि हमको अच्छे से पढ़ना है और कुछ न कुछ करना है। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई पे अपना फोकस आप लोग किए रहिएगा। गुड डे, गुड बाय।